एस्पिरेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंस एआई एजुकेशन, योर ट्रस्टेड कंपेनियन फॉर कंपटीशन एग्जाम्स। इस वीडियो में आपको मिलेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल्स, अनुसूचियों का स्मार्ट स्टडी सक्सेस फॉर्मूला, जहां कॉन्सेप्ट, आर्टिकल लिंक, एग्जाम ट्रैप्स और PYQ एंगल्स सब कुछ मेमोरी हैक्स के साथ क्लियर होगा। एस्पिरेंट्स, एंड तक देखना, लास्ट में मिलेगा सुपर मेमोरी ट्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। भारतीय संविधान की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो अक्सर छोटा दिखता है, लेकिन एग्जाम में गेम चेंजर साबित होता है। संविधान की 12 अनुसूचियां। हमारे पास एक श्रोता द्वारा भेजे गए कुछ स्रोत हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और उनका लक्ष्य इन सूचियों को सिर्फ रटना नहीं बल्कि गहराई से समझना है। तो हमारा मिशन है इन सूचियों के पीछे छिपे क्यों और कैसे को उजागर करना। बिल्कुल। और शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि अनुसूचियों की जरूरत ही क्यों पड़ी। सोचिए, अगर हर कानून का एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल, हर अधिकारी के वेतन की सूची या शपथ का पूरा पाठ, मतलब सब कुछ संविधान के मुख्य आर्टिकल्स में ही डाल दिया जाता, तो क्या होता? बहुत ज्यादा जटिल हो जाता। हाँ, संविधान एक बेहद जटिल और बोझिल दस्तावेज बन जाता। अनुसूचियां संविधान को एक तरह से सुव्यवस्थित रखती हैं। ये अपेंडिसेस की तरह है जो मेन टेक्स्ट को साफ सुथरा रखते हुए जरूरी विवरण देती हैं, और ये भारत के शासन के विकास की कहानी भी कहती हैं। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। हम पहली 4 अनुसूचियों से शुरू करते हैं जो भारत के राष्ट्र के ढांचे को परिभाषित करती हैं। पहली अनुसूची तो बहुत सीधी लगती है। हाँ, इसमें भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी न्यायिक सीमाएं हैं। लेकिन इसमें भी एक दिलचस्प पहलू है। हाँ, ये कोई स्टैटिक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक जीवित दस्तावेज है। जब भी कोई नया राज्य बनता है, जैसे तेलंगाना, या किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन होता है, तो संसद को आर्टिकल 3 के तहत कानून बनाकर इसी पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है। अच्छा, तो ये सीधे सीधे भारत के भू राजनीतिक नक्शे को दिखाता है। अब आते हैं दूसरी और तीसरी अनुसूची पर। इन्हें एक साथ समझना सबसे अच्छा है ना? बिल्कुल। दूसरी अनुसूची उन बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के वेतन, भत्तों और विशेषाधिकारों की बात करती है, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश। तो सरल शब्दों में ये क्या मिलेगा का जवाब देती है। एकदम सही। और ठीक इसके बाद तीसरी अनुसूची ये बताती है कि पद संभालने से पहले ये अधिकारी क्या वादा करेंगे। इसमें अलग अलग उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली ओथ और एफर्मेशन का प्रारूप दिया गया है। तो दूसरी अनुसूची पर्क्स की और तीसरी प्रॉमिस की। बिल्कुल। और एस्पिरेंट्स एग्जाम में यहीं पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं। वे मान लेते हैं कि सभी की शपथ तीसरी अनुसूची में है, जो कि सच नहीं है। हाँ, राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 और राज्यपाल अनुच्छेद 159 की शपथ का प्रारूप उनके संबंधित अनुच्छेदों में ही दिया गया है, तीसरी अनुसूची में नहीं। वन मिस्टेक हियर इक्वल्स डायरेक्ट नेगेटिव मार्किंग। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अब चौथी अनुसूची पर आते हैं। यह भारतीय संघवाद के एक प्रमुख पहलू से संबंधित है। राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा में सीटों का आवंटन। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्य राज्यसभा में जाएंगे, इसका निर्धारण इसी अनुसूची से होता है। हाँ। और यूपीएससी एग्जामिनर यही ट्रैप बनाता है। बिल्कुल। वो सवाल में संसद में सीटों का आवंटन लिख सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि चौथी अनुसूची का संबंध सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से है, लोकसभा से नहीं। एग्जैक्टली। लोकसभा का आवंटन जनसंख्या पर आधारित है और उसका प्रोसेस अलग है। तो देश की सीमाओं और अधिकारियों की शपथ तय करने के बाद संविधान निर्माताओं का ध्यान उन क्षेत्रों पर गया जिन्हें ज्यादा संरक्षण और विशेष प्रशासन की जरूरत थी। यहीं पर 5वीं और 6ठी अनुसूची की भूमिका सामने आती है। डोंट स्किप एक भी पॉइंट आपके मार्क्स बढ़ा सकता है। बिल्कुल। इन दोनों में अक्सर कंफ्यूजन होता है, लेकिन इनका अंतर समझना बहुत जरूरी है। 5वीं अनुसूची भारत के कई राज्यों में फैले अनुसूचित क्षेत्रों, शेड्यूल्ड एरियाज, और वहां रहने वाली अनुसूचित जनजातियों, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान करती है। यहाँ राज्यपाल को विशेष शक्तियां दी गई हैं और एक जनजाति सलाहकार परिषद या ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बनाने का भी प्रावधान है। तो 5वीं अनुसूची एक जनरल फ्रेमवर्क है जो कई राज्यों पर लागू होता है, लेकिन फिर 6ठी अनुसूची की क्या जरूरत पड़ी? वो इतनी स्पेशल क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है। 6ठी अनुसूची
विशेष रूप से पूर्वोत्तर के 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए है। ओके। यहाँ की जनजातियों की अपनी विशिष्ट संस्कृति, रीति रिवाज और पारंपरिक न्याय प्रणाली है। उन्हें संरक्षित करने के लिए संविधान ने स्वायत्त जिला परिषदों या ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का एक यूनिक मॉडल बनाया। ADCs। हाँ, ADCs। इन परिषदों को अपनी जमीन, जंगल, स्थानीय शासन और सामाजिक रीति रिवाजों पर कानून बनाने की काफी ज्यादा स्वायत्तता दी गई है। सीरियस एस्पिरेंट्स इस अंतर को जरूर रेखांकित करते हैं। इन 4 राज्यों के नाम याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर परीक्षा में मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश का नाम देकर कंफ्यूज किया जाता है। इसके लिए एक छोटा सा स्मारक है, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सही। यह भारत की विविधता को अकोमोडेट करने की संवैधानिक बुद्धिमत्ता का एक बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो भारतीय राज व्यवस्था की रीढ़ है, 7वीं और 8वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची की बात करें तो स्टैटिक पॉलिटी और फेडरलिज्म का डेडली कॉम्बिनेशन यही बनता है। ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। हाँ, ये भारतीय संघवाद का आप कह सकते हैं कोर डॉक्यूमेंट है। आर्टिकल 246 के तहत ये 3 सूचियां देता है ताकि शासन के विषयों का बंटवारा हो सके। पहली है संघ सूची या यूनियन लिस्ट, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं जैसे रक्षा, विदेशी मामले, रेलवे, बैंकिंग। इन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केंद्र सरकार के पास है। यूनियन लिस्ट। दूसरी है राज्य सूची या स्टेट लिस्ट, जिसमें स्थानीय महत्व के विषय हैं जैसे पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, जेल। इन पर सामान्यतः राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। हाँ। और तीसरी है समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों की शेयर्ड इंटरेस्ट है, जैसे शिक्षा, वन, विवाह, बिजली। तो इस पर दोनों कानून बना सकते हैं। हाँ, दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। अगर किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों में टकराव होता है तो केंद्र का कानून ही मान्य होगा। हाँ, केंद्र का कानून मान्य होगा। ये भारत के संघीय ढांचे के एकात्मक झुकाव यूनिटरी बायस को दिखाता है। अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची की, जो भारत की भाषाई विविधता का सम्मान करती है। इसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त ऑफिशियल लैंग्वेजेस शामिल हैं। बिल्कुल। जब संविधान लागू हुआ तब इसमें 14 भाषाएं थीं। आज अलग अलग संशोधनों के बाद इस सूची में 22 भाषाएं हैं। अच्छा। ये सूची डायनामिक है। समय समय पर और भाषाओं को इसमें जोड़ा जाता रहा है, जैसे सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और हाल ही में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो ये पॉइंट नोट कर लो, अंग्रेजी इस सूची का हिस्सा नहीं है। हाँ, ये बहुत कॉमन ट्रैप है। इसके अलावा परीक्षा में अक्सर ये पूछा जाता है कि कौन सी भाषा हाल ही में जोड़ी गई या कौन सी भाषा इस सूची में शामिल नहीं है। ये भारत की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। सही कहा। अब हम उन अनुसूचियों की ओर बढ़ते हैं जो मूल संविधान का हिस्सा नहीं थीं, बल्कि बाद में अमेंडमेंट्स के माध्यम से जोड़ी गईं। 9वीं और 10वीं अनुसूची पॉलिटिकल और लीगल दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। 9वीं अनुसूची की कहानी तो आजाद भारत के सबसे बड़े द्वंद्वों में से एक है। क्या संसद के सामाजिक सुधार के लक्ष्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों से ऊपर हो सकते हैं? आपने इसे बिल्कुल सही संदर्भ में रखा है। आजादी के बाद सरकार बड़े पैमाने पर भूमि सुधार कानून लागू करना चाहती थी ताकि जमींदारी प्रथा खत्म हो सके। लेकिन संपत्ति का अधिकार तब एक मौलिक अधिकार था और इन कानूनों को अदालतों में चुनौती दी जा रही थी। इसी समस्या से निपटने के लिए पहले ही संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसे एक सुरक्षित बक्से की तरह बनाया गया था ना? हाँ, बिल्कुल। एक ऐसा बक्सा जिसमें डाले गए कानूनों पर जुडिशियल रिव्यू का ताला लग जाए। अच्छा। आर्टिकल 31B के तहत ये प्रावधान किया गया कि इस अनुसूची में शामिल किसी भी कानून को इस आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता कि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। लेकिन यहाँ भी एक मोड़ आता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने I.R. कोहेलो केस जो 2007 में आया, उसमें एक ऐतिहासिक फैसला दिया। उन्होंने कहा कि 24 अप्रैल 1973 यानी
केशवानंद भारती मामले के फैसले की तारीख के बाद इस अनुसूची में डाला गया कोई भी कानून न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। मतलब अब उस पर भी रिव्यू हो सकता है। हाँ, अगर वो संविधान के मूल ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है तो अदालत उसकी जांच कर सकती है। और फिर आती है 10वीं अनुसूची, जिसे हम सब दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। इसे 1985 में 52nd संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। हाँ, ये उस दौर की राजनीति की उपज है जिसे आयाराम गयाराम की राजनीति कहा जाता था। हाँ, एक विधायक थे गयालाल, उन्होंने 1967 में हरियाणा में एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली थी। इसी तरह की राजनीतिक अस्थिरता और अवसरवादिता को रोकने के लिए ये कानून लाया गया। इस एक शेड्यूल से पिछले वर्षों में 2-3 क्वेश्चंस निकल चुके हैं, तो ये काम कैसे करता है? ये कुछ आधार मतलब ग्राउंड्स डिफाइन करता है जिन पर किसी सांसद या विधायक को अयोग्य ठहराया जा सकता है। जैसे अगर कोई सदस्य अपनी मर्जी से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ दे या सदन में पार्टी के निर्देशों, जिसे विप कहते हैं, उसके खिलाफ वोट करे। तो इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक निष्ठा और स्थिरता को बढ़ावा देना है। बिल्कुल। अंत में हम उन 2 अनुसूचियों पर आते हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर सच में सशक्त किया। हाँ। 11वीं और 12वीं अनुसूची। हाँ। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की रीढ़ है। एकदम। इन्हें ऐतिहासिक 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है। यह उन 29 विषयों मतलब सब्जेक्ट्स की सूची देती है जिन पर पंचायतों को शक्तियां और जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। जैसे कृषि, ग्रामीण विकास, पेयजल, सड़कें, ये सब। हाँ, ये सब। और इसी तरह 12वीं अनुसूची शहरी स्थानीय निकायों यानी नगर पालिकाओं से संबंधित है। हाँ, इसमें शहरों के प्रशासन से जुड़े 18 विषय शामिल हैं, जैसे शहरी नियोजन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और झुग्गी झोपड़ी सुधार। इन दोनों अनुसूचियों ने मतलब सत्ता के विकेंद्रीकरण को एक संवैधानिक आधार दिया। और परीक्षा के दृष्टिकोण से इन विषयों की संख्या पंचायतों के लिए 29 और नगर पालिकाओं के लिए 18 और संबंधित संशोधन 73वां और 74वां याद रखना बहुत जरूरी है। अक्सर इन्हें मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट में पूछा जाता है। बिल्कुल। ये बहुत सारी जानकारी है। इन्हें क्रम में याद रखना कई बार मुश्किल हो जाता है। क्या इसका कोई प्रभावी तरीका है, कोई मेमोरी हैक? हाँ, एक बहुत प्रसिद्ध और कारगर मेमोनिक है जिससे कई टॉपर्स इस्तेमाल करते हैं। ये एक वाक्य है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम? हाँ, इस वाक्य का हर अक्षर एक अनुसूची का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। ये तो दिलचस्प लग रहा है। टीयर्स। टी का मतलब है टेरिटरीज यानी क्षेत्र, पहली अनुसूची। ओके। ई है एमोल्यूमेंट्स मतलब वेतन भत्ते, दूसरी अनुसूची। ए है एफर्मेशन यानी शपथ, तीसरी अनुसूची। आर है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, चौथी अनुसूची। और एस है शेड्यूल्ड एरियाज, 5वीं अनुसूची। टीयर्स ये तो हो गया। अब ओ एफ ओल्ड पीएम। हाँ, ओ है अदर शेड्यूल्ड एरियाज मतलब एएमटीएम वाले 4 राज्य, 6ठी अनुसूची। राइट। एफ है फेडरल स्ट्रक्चर यानी वो 3 सूचियां, 7वीं अनुसूची। अगला ओ है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, आधिकारिक भाषाएं, 8वीं अनुसूची। और एल है लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार, 9वीं अनुसूची। बहुत बढ़िया। और आखिरी 3 पीएम। डी है डिफेक्शन यानी दल बदल, 10वीं अनुसूची। पी है पंचायत्स, 11वीं अनुसूची। और एम है म्यूनिसिपैलिटीज, 12वीं अनुसूची। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये वाकई शानदार है। एस्पिरेंट्स, इसे अपनी स्टडी टेबल के सामने लिख लीजिए। रिवीजन के टाइम यही एक पंक्ति आपको बजाएगी। पीडीएफ नोट्स और क्लास पीडीएफ हम हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में दे दिया है, इसलिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। तो आज की इस चर्चा का सार क्या है? यह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान की अनुसूचियां केवल मतलब लिस्ट नहीं है, वे शासन के डायनामिक टूल्स हैं। वे भारत के संघीय, प्रशासनिक और सामाजिक ढांचे को न केवल परिभाषित करती हैं, बल्कि समय के साथ उसे आकार भी देती हैं। और अंत में एक विचार, हमने देखा कि कैसे समय और जरूरत के हिसाब से संविधान में संशोधन करके नई अनुसूचियां 9वीं,
10वीं, 11वीं और 12वीं जोड़ी गईं। उनसा बड़ा सामाजिक, तकनीकी या राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है जिसके लिए एक 13वीं अनुसूची की आवश्यकता पड़े। अच्छा सवाल है। शायद डेटा गोपनीयता और नागरिकों के डिजिटल अधिकारों के लिए, या कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब AI के रेगुलेशन के लिए, या फिर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। Like, share and subscribe to Excellence AI Education, your trusted companion for competition exams.